राजस्थान आपके साथ मैं हूं आसिफ। और इस वक्त बीकानेर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर अंडर पास में एक बस फंस गई पानी भरने की वजह से। और इस अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी। बस में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। उपखंड के भोजास बेनीसर रेलवे अंडर ब्रिज की ये घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर में रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरने की वजह से ये उस बस की तस्वीरें जहां पर अंडरपास में बस फंसी हुई है। सभी यात्री इस बस में सवार हैं। हालांकि यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश ट्रैक्टर के जरिए की जा रही है। विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है? जी आसिफ, जो ये अंडर ब्रिज है ये श्री डूंगरगढ़ उपखंड के भोजासर बेनीसर जो रेलवे अंडरपास है वहां की ये पूरी घटना है। और जो ग्रामीण हैं वो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बस को निकाला जाए, क्योंकि इस बस में सवारियां भी जो है वो अंदर है। इसकी वजह से जो है ट्रैक्टर के माध्यम से अब बस को निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो अंडर ब्रिज जितने भी यहाँ इस क्षेत्र में बने हुए हैं, तो क्योंकि भारी बारिश कल भी हुई है, तो बारिश के दौरान जो है अंडर ब्रिज में पानी भर जाता है और उसकी वजह से जो है काफी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने एक जो अंडरपास की तस्वीर दिखाई थी उसमें भी इस तरह का था कि गांव का संपर्क ही कट गया था। गांव ग्रामीणों को आने जाने के लिए भी रेलवे लाइन को क्रॉस करना पड़ रहा था और अपनी जान को खतरे में डालना पड़ रहा था। अभी जो ग्रामीण है वो मौके पर लगे हुए हैं और वो इस बस को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी विक्रम, हाल ही में मॉनसून की तैयारियों को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि एनडब्ल्यूआर ने दावा किया था कि इस बार अंडरपास में पानी भरने की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर इस तरह की परेशानियां किसी अंडरपास पे आती है तो उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उत्तर पश्चिम रेलवे खुद अपने प्रयत्नों से वो पानी निकालेगा। क्या इस तरीके के प्रयास जो है उत्तर पश्चिम रेलवे के नजर आ रहे हैं यहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंडरपास बने हुए हैं उनमें ये एक जगह की घटना नहीं है। इस तरह के से चाहे कोलाइट की अगर हम बात कर लें या डूंगरगढ़ की बात कर लें या लुंगरनसर की बात कर लें, तो आमतौर पर इन सभी जो ब्रिज हैं उनके अंदर पानी भरता है और रेलवे प्रशासन जरूर इस तरह के दावे करता है, लेकिन कमोबेश स्थितियां ऐसी ही होती है कि जब ज्यादा पानी भर जाता है तो आखिर में जो है वो जिला प्रशासन या ग्रामीण जो प्रशासन है उसको ही लगकर इसमें पंप सेट लगाकर पानी निकालना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये ब्रिज बनाए जाते हैं तो इनमें एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे पानी जो है वो जमीन में चला जाए, लेकिन पूरी तरीके से जो इन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी इकट्ठा हो जाता है। अब क्योंकि ग्रामीण जो है वो भी पंचायत मुख्यालय को और उपखंड अधिकारी को सूचित कर रहे हैं ताकि यहाँ से पानी निकाला जाए, लेकिन स्थितियां ऐसी है क्योंकि बारिश का दौर लगातार चल रहा है तो पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और ना जिला प्रशासन और ना रेलवे प्रशासन इस और कोई ध्यान दे रहा है। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें बीकानेर की जहां पर अंडरपास में पानी भरने की वजह से बस फंस गई, ट्रैक्टर के माध्यम से उन्हें निकाला जा रहा है। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे का यह दावा था कि इस बार मानसून के अंदर अंडरपास में पानी भरने की समस्या सामने नहीं आने दी जाएगी। अगर पानी भरता है तो उस पानी को निकाला जाएगा, लेकिन यहां पर किसी तरीके के प्रयास उत्तर पश्चिम रेलवे के नजर नहीं आ रहे। उदयपुर हत्याकांड, आरोपियों पर एनआईए का शिकंजा। जयपुर एनआईए कोर्ट में 3 आरोपियों की पेशी होगी। गौस, रियाज और फरहाद की पेशी की जाएगी। तो आरोपियों पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। आज कोर्ट में पेशी, जयपुर एनआईए कोर्ट में गौस, रियाज और फरहाद की पेशी होगी। क्या कुछ जानकारी इनसे अब तक एनआईए हासिल कर पाई है, क्या कुछ कोर्ट में जानकारी दी जाएगी और कौन से नए लिंक या इनसे जुड़े तार खंगाले गए हैं और कितनी गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं? एनआईए लगातार मुस्तैद और एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दायरा लगातार बढ़ता हुआ। आज 3 लोगों की पेशी, गौस, रियाज और फरहाद एनआईए कोर्ट में होंगे पेश।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती और कपिल शेमाली के साथ। कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, सौरभ हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल, आज 3 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी एनआईए से? देखिए, एनआईए लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और अब ये देखना होगा कि जब आज कोर्ट में पेशी की जाएगी तो उसके बाद में एनआईए ने पिछले कुछ दिनों में जो पूछताछ का दौर रहा, रिमांड की जो अवधि रही थी, उस रिमांड की अवधि में कितना कुछ आरोपियों से उगलवाने में एनआईए सफल रही है। यदि अभी एनआईए को और इंट्रोगेशन की जरूरत है तो एनआईए एक बार फिर रिमांड की मांग करेगी और रिमांड की मांग के बाद में उन्हें उन मौकों पर ले जाने के भी प्रयास किए जाएंगे जिस जगह पर यह पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया था। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। उदयपुर के अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी सहित 5 लोगों से एनआईए जयपुर में पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही थी। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज ये पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन अभी इन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया। इनसे पूछताछ का दौर आगे भी जारी रहेगा और जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन्हें कल फिर बुलाया गया है जयपुर में कल इनसे एक बार फिर पूछताछ होगी। तो आप देखिए, 4 दिन लगातार पूछताछ करते हुए हो चुके हैं। आज के दिन को शायद ब्रेक दिया गया है और कल एक बार फिर 5वें दिन एक बार फिर पूछताछ इन अंजुमन सदर सहित जो 5 लोग उदयपुर के हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और वो पूछताछ का जो दायरा है वो 20 जून को उदयपुर में निकाले गए जुलूस और विवादित नारों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। जी कपिल, सौरभ भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, कितनी देर में इन लोगों को पेश होना है? क्या इसकी तैयारियां जो है एनआईए कोर्ट में कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि करीब 12 साढ़े 12 बजे तक आरोपियों को कोर्ट में लाया जा सकता है और यहाँ पर जो है वो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, उसमें जो है वो पेश किया जा सकता है। यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर है। अलग अलग थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और अपना जो मोर्चा है वो संभालने की कोशिश जो है वो इस वक्त तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशन 2 जुलाई को देखने को मिली थी वो हालात फिर से पैदा ना हो, इस लिहाज से अलग अलग थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। 5 थानों के एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके के एसीपी वो यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियां व्यवस्था जो है वो इस वक्त की जा रही हैं। डेपुटेशन तमाम जवानों का यहाँ पर किया जा रहा है इस लिहाज से ताकि किसी भी प्रकार की चूक जो है वो ना हो पाए, इस लिहाज से इंतजाम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से आरोपियों को 2 जुलाई से जो है वो एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। आज 15 दिन जो है वो आरोपियों से पूछताछ में हो चुके हैं और इस दौरान कई तरह के खुलासे जो है वो हुए हैं। किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे थे, इनका मोटिव किस प्रकार का था, किस प्रकार के इनके कनेक्शन रहे हैं, कहाँ जो है वो कई लोगों के संपर्क में ये थे और कई लोग निशाने पर थे। इस प्रकार के खुलासे होने के बाद जो है वो लगातार पूछताछ का दायरा जो है वो बढ़ रहा है, जांच का दायरा जो है वो लगातार एनआईए द्वारा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि आज भी एनआईए जो है वो जो 2 मुख्य आरोपी है उनका जो है वो फिर से रिमांड जो है वो मांग सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के नए नए खुलासे इस मामले में रोजाना हो रहे हैं, इस लिहाज से जांच जो है वो और ज़्यादा तेज भी करनी पड़ रही है एनआईए को और उसका विस्तार भी जो है वो करना पड़ रहा है। इस लिहाज से एनआईए आज भी जो है वो आरोपियों की कस्टडी जो है वो मांग सकती है। लेकिन 15 दिन हो गए, 15 दिन से लगातार एनआईए जो है वो इन 2 मुख्य आरोपियों के साथ बाबला जो तीसरा आरोपी है उसके साथ भी लगातार पूछताछ जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर सौरभ आपके पीछे देखा जा सकता है कि पुलिस की गश्त जो है यहाँ पर बढ़ गई है, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं पेशी से पहले। ऐसे में अगर देखा जाए सौरभ, मामला भले ही एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन लोकल पुलिस का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, चाहे उदयपुर हो, अजमेर हो या फिर जो जयपुर हो। जी बिल्कुल, इसका मुख्य कारण ये है कि लोकल पुलिस जो है वो ग्राउंड पर काम करती है, एनआईए जो है वो बाहर से आई है और जो इनपुट मिलता है वो लोकल पुलिस के जरिए ही जो है वो एनआईए को मिल रहा है और पुलिस भी लगातार जो है वो
एनआईए का सपोर्ट जो है वो कर रही है। यहाँ पर इस लिहाज से सुरक्षा पुलिस द्वारा बढ़ाई गई क्योंकि 2 जुलाई को आपको ध्यान होगा किस प्रकार का वाकया जो है वो कोर्ट में देखने को मिला था, किस प्रकार से आरोपियों की पिटाई जो है वो हो गई थी और एकदम से सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल हो चुकी थी। इस लिहाज से पुलिस अब किसी भी प्रकार की कोताही बरतना नहीं चाहती। यही कारण है कि करीब 100 से अधिक जवान जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। 5 थानों के एसएचओ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एसीपी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार से कोई कमी पेशी जो है वो न रह पाए। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के दौरान किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय स्थिति न बन जाए जो और मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सके। इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आरोपियों को जैसे ही यहाँ पर लाया जाएगा तुरंत एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनआईए कोर्ट में जो है वो देखना होगा एनआईए किस प्रकार का पक्ष जो है वो जज के सामने रखती है, क्या कुछ बात जो है वो जज के सामने रखती है और क्या कुछ डिमांड जो है वो कर सकती है। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 15 दिन जो है वो लगातार हो चुके हैं। एनआईए लगातार इन आरोपियों से जो है वो पूछताछ जो है वो जयपुर में रह के कर रही है और जिस प्रकार से 2 मुख्य आरोपी हैं उनसे कई प्रकार के खुलासे जो है वो एनआईए द्वारा किए गए। तो जांच का दायरा जो है वो और बढ़ाया जा सकता है और संभवतः एनआईए जो है वो रिमांड जो है वो मांग सकती है आरोपियों का। जी कपिल उदयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, दायरा जो है जैसा कि सौरभ ने कहा लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी पूछताछ की जा रही है, जितनी व्हाट्सएप चैट को खंगाला जा रहा है, जितने जो है वो इनके कॉन्टेक्स्ट जो फोन में है, किनके साथ जो है फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बातचीत हुई है, इस तरीके से ये जो है वो दायरा बढ़ा है। क्या आने वाले समय में आज की पेशी के बाद में कुछ और नाम, कुछ और चेहरे राज्य से बाहर के, राज्य के अंदर के या फिर इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं? कपिल। बिल्कुल आसिफ, देखिए निश्चित तौर पर एनआईए इन्हीं चीजों को खंगाल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से पाकिस्तान से लेकर ये जो आरोपी इनके किस तरह के कनेक्शन से, और जैसा सोर्सेज के हवाले से पहले भी जानकारी आई थी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ पाकिस्तानी नंबर्स के भी ऐड थे और उनसे लगातार चैटिंग जो है वो की जा रही थी। एक जानकारी और भी सामने आई थी कि पाकिस्तानी नंबरों के मार्फत ऐसे वीडियो भेजे जाते थे जो कि दहशत फैलाने के लिए जिस तरह के काम करने हैं उसकी ट्रेनिंग देते थे। हालांकि इन सभी बातों की एनआईए द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि रियाज अतारी और गौस मोहम्मद, इन दोनों के साथ में जो कनेक्शंस दूसरों के एस्टेब्लिश करने, जिसमें मुख्य रूप से गौहर चिश्ती एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया और उसकी गिरफ्तारी अजमेर पुलिस ने कर दी। तो अजमेर पुलिस उसकी प्राथमिक इंट्रोगेशन करेगी, उससे जो सारे तथ्य जो अजमेर पुलिस को खंगालने वो रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान सामने लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह माना जा रहा है कि जैसे ही अजमेर पुलिस जुडिशियल कस्टडी में गौहर चिश्ती को भेजेगी, उसके तुरंत बाद एनआईए उसे अपनी कस्टडी में लेने की कवायद कर सकता है, क्योंकि गौहर चिश्ती के पास में कई सारे राज हैं, कई सारी बातें गौहर चिश्ती से निकलवाई जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और, जैसा कि सोर्सेज से जानकारी मिल रही थी कि रियाज अतारी और गौस मोहम्मद कन्हैयालाल की हत्या करने के बाद में जब अजमेर की ओर जा रहे थे तो उस दौरान उन्हें अजमेर में शरण देने वाला कोई न कोई व्यक्ति था। ये संभावनाएं सामने आ रही कि क्या वो गौहर चिश्ती तो नहीं था। तो यदि वो गौहर चिश्ती है तो उसके पास में और कई सारे राज हो सकते हैं, उसके कई सारे कनेक्शंस हो सकते हैं। उन सारे कनेक्शंस को खंगालना एनआईए के लिए भी बेहद जरूरी है। जी आसिफ। बिल्कुल। सौरभ, कितनी देर और, चूंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यहां पर तस्वीरों में जैसा नजर आ रहा है, कितनी देर में जो है वो आरोपी यहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, अमूमन लंच के आसपास जो है वो एनआईए आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंचती है और फिर जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। तो संभवतः कुछ देर अभी और इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए आज तक का रिमांड जो है वो एनआईए को मिला है। तो एनआईए चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिमांड अवधि मिली है उसका उपयोग जो है वो किया जा सके। इसलिए आज से दोपहर तक संभावना ऐसी लग रही है कि दोपहर तक जो है वो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। संभवतः 12:30 बजे और 1 बजे के आसपास जो है वो आरोपियों को कोर्ट में लाया जा सकता है और फिर यहाँ पर पेशी जो है वो हो सकती है, क्योंकि पिछले जब पेश किया था उस दिन भी इसी वक्त जो है वो सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। और अब जब आज भी ऐसा ही लग रहा है कि करीब 12:30-1 बजे तक आरोपियों को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी कपिल,
महत्वपूर्ण ये भी है कि इस पूरी जांच के दौरान 15 दिन हो गए और लगातार एनआईए जो है वो गिरफ्तारियां और उनकी धरपकड़ जारी है। हालांकि साफ तौर पर एनआईए का कोई स्टेटमेंट या किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब तक की जांच पर बात की जाए तो लोकल पुलिस के जरिए या फिर किसी और सोर्स के जरिए क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जब 15 दिन बीत चुके हैं, इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो हर कोई यह भी जानना चाहता है कि अब तक जो है वो सटीक या फैक्ट टू फैक्ट क्या जानकारियां सामने आई है। भले ही एनआईए ने किसी तरह की जो है वो जानकारी नहीं दी है, संभवतः इस पूरी जांच के बाद में एनआईए अपनी तरफ से कोई जानकारी दे, लेकिन अब तक की जानकारियां क्या निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए आसिफ, 28 जून को यह घटनाक्रम हुआ था, कन्हैयालाल की हत्या की गई थी और उसके ठीक उसी दिन तकरीबन 3 से 4 घंटों के भीतर ही जो मुख्य आरोपी थे रियाज अतारी और गौस मोहम्मद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में एटीएस द्वारा इसकी जांच शुरू की गई थी। एटीएस, राज्य सरकार ने सबसे पहले एटीएस को इसकी जांच सौंपी थी। एटीएस ने प्रारंभिक पूछताछ, चूंकि एटीएस को बहुत कम समय मिला था रियाज अतारी और गौस मोहम्मद से पूछताछ करने का, लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसके आधार पर इनके सहयोगियों के नाम जो है वो निकलवा लिए गए थे और उन्हीं पर एटीएस ने अपनी कार्रवाई को उस समय शुरू कर दिया था। उसके बाद में एनआईए इसमें बीच में शामिल हो गई। एनआईए को ये जांच सुपुर्द करने के कोर्ट ने भी आदेश दे दिया और कोर्ट ने पूरी फाइल एनआईए कोर्ट को भेज दी। लेकिन आप देखिए कि जो शुरुआती गिरफ्तारी उसके बाद में हुई, जिसमें मोहसिन और आसिफ नाम के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उन्हें एटीएस द्वारा डिटेन किया गया और उसके बाद एटीएस ने उन्हें एनआईए के सपोर्ट से जयपुर कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद वसीम अली की गिरफ्तारी हुई, मोहम्मद मोहसिन की गिरफ्तारी हुई और एक सबसे महत्वपूर्ण बाबला की गिरफ्तारी हुई। तो ये वो लोग थे जिसने सीधे सीधे तौर पर इस हत्याकांड में रियाज अतारी और गौस मोहम्मद का सहयोग किया था। लेकिन आप देखिए, जांच का दायरा केवल सहयोगियों के आसपास नहीं चला, उसके अलावा ये जो जांच का दायरा है, ये मौन जुलूस जो कि विभिन्न तारीखों पर अलग अलग जगह पर निकाले गए, वहां तक पहुंचा। उसमें एनआईए ने भी हैदराबाद जाकर दबिश दी, हैदराबाद जाकर एक व्यक्ति को नोटिस तामील कराया कि वो 14 जुलाई से पहले जयपुर आकर एनआईए के सामने पेश हो। और इसके साथ ही आप देखिए, गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी 17 जून को जो अजमेर में जुलूस निकाला उसको लेकर की गई है। उदयपुर में भी 20 जून को जो जुलूस निकाला गया, विवादित नारे लगाए गए, उस मामले में गिरफ्तारी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो धमकी बात जो थे, जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले लोगों को धमकियां दी थी। कपिल, दिल्ली से शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, आज 3 मुख्य आरोपियों की पेशी एनआईए कोर्ट में होने जा रही है। क्या अपडेट इस पूरी पेशी को लेकर और क्या कुछ जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है एनआईए के सूत्रों से? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम तो अब इस मामले की तफ्तीश कर ही रही है और खास तौर पर अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा, अब पूछताछ का जो दायरा है वो गौहर चिश्ती के आसपास में घूमने वाला है, क्योंकि गौहर चिश्ती की जो भूमिका रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। गौहर चिश्ती और उसके साथ ही मुनव्वर के साथ में पूछताछ जब एनआईए की टीम करेगी तो वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस की टीम भी अब जल्द ही उदयपुर पहुंचने वाली है और उदयपुर वहां पहुंचने के बाद इसमें कुछ आरोपियों के साथ पूछताछ या जानकारी लेने के लिए आ सकती है। और महाराष्ट्र पुलिस के आने का जो मुख्य वजह है वो बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अमरावती में अशोक कुले नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी, सबसे पहली हत्या इस संदर्भ में देखा जाए तो अशोक कुले की हुई, उसके बाद कन्हैयालाल की हत्या हुई थी। तो इस मामले में कल एनआईए के विशेष कोर्ट में जब महाराष्ट्र में पेश किया गया था उन आरोपियों को, तो वहां पे बकायदा कोर्ट में इस बात की जानकारी एनआईए के अधिकारियों के द्वारा दी गई थी कि इन लोगों को लेकर हमें राजस्थान भी जाना है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से हत्या का पैटर्न एक है और उस पैटर्न को समझने के लिए और इन दोनों मामलों में जो शामिल रहे आरोपी, उसकी भूमिका को खंगालने के लिए, उसको आपस में उसकी कनेक्शन को समझने के लिए महाराष्ट्र की टीम जो है वो आने वाली है राजस्थान और यहाँ आने के बाद इस मामले में तफ्तीश करेगी। अगर इन दोनों हत्याकांड में कोई क्लू मिलता है, निश्चित तौर पे वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी खबर जो है वो कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है कि जिस तरह से कन्हैयालाल ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, बल्कि उस मामले पर एक जिस तरह से आपस में समझौता कराया गया था। तो इस मामले की भी पड़ताल करेगी एनआईए की टीम और इसके लिए जो स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम है उसके साथ भी
उसका बयान को दर्ज करेगी एनआईए की टीम कि आपने उसको समझौता क्यों करवाया था। आपको इस मामले में जी शंकर, सौरभ और कपिल, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर विवादित नारा मामला, गौहर चिश्ती पर शिकंजा। रिमांड के बाद गौहर से पूछताछ जारी है। देर रात पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। युवक लंबे समय से गौहर के संपर्क में था। गौहर की कॉल डिटेल की भी जांच जारी है। उदयपुर कनेक्शन की पुलिस भी पड़ताल कर रही है। तो एक और शख्स को देर रात हिरासत में लिया गया है। ये शख्स गौहर के लगातार संपर्क में था। गौहर की कॉल डिटेल से यह पता चला है कि लगातार ये शख्स गौहर के साथ बातचीत करता था और इसी शख्स को पुलिस ने यह उठाया है और अब इससे भी पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ इसके क्या संबंध थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, कॉल डिटेल के आधार पर एक शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई है। कौन है ये शख्स और क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल रही है? देखिए आसिफ, कल जब 7 दिन का रिमांड मिला है गौहर चिश्ती का पुलिस को, उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से एक लंबी सवालों की सूची जो है वो पुलिस ने तैयार की है और उसके आधार पर उससे लगातार पूछताछ जारी है। और देर रात एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो मुकदमा गौहर चिश्ती के खिलाफ दर्ज हुआ था 17 जून के विवादित नारे के बाद, उसमें गौहर चिश्ती मुख्य आरोपी के साथ कई अन्य लोगों को भी उसमें आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 4 को पुलिस ने 29 जून को ही अरेस्ट कर लिया था। और उसमें कल देर रात जिस युवक को हिरासत में लिया है, बताया यही जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि यह युवक भी उस 17 जून के जलसे में शामिल था, जहां पर जो विवादित नारा गौहर चिश्ती की ओर से लगाया गया था उसमें इसकी भी भागीदारी सामने आई थी। हालांकि ज्यादा अभी जानकारियां नहीं मिल पाई है क्योंकि लगातार पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है पूछताछ की, जो जिस पे फोकस है पुलिस का, वो यही है कि गौहर चिश्ती का जो लोकल नेटवर्क है उस लोकल नेटवर्क को पूरी तरीके से खंगाला जाए। गौहर चिश्ती के जो दिन भर की गतिविधियां रहती थी, किस तरह की गतिविधियां गौहर चिश्ती की रहा करती थी, किन किन लोगों से वो मिला करता था, कहां उसकी उठ बैठ हुआ करती थी, किन किन लोगों के संपर्क में वो रहता था। हालांकि पुलिस को अभी भी गौहर चिश्ती का मोबाइल नहीं मिला है, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि गौहर चिश्ती ने फरार होने से पहले सोशल मीडिया पर अपना 1 साल का डाटा जो है वो डिलीट कर दिया है। लेकिन पुलिस जो है प्रयास यही कर रही है पूछताछ और अनुसंधान के दौरान कि गौहर चिश्ती का जो मोबाइल है उसको रिकवर किया जा सके और साथ ही साथ जो उसके लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको खंगालने के साथ साथ जो बातें निकल के आ रही हैं कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के साथ उसका कोई कनेक्शन है, तो वो उसको किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, वो कड़ियां जोड़ने की पुलिस जो है उस अनुसंधान के दौरान कोशिश कर रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी कि गौहर चिश्ती का जो लोकल नेटवर्क है वो कितने लोगों का था, कहाँ उसकी उठ बैठ थी, किन किन लोगों के वो संपर्क में था, उन तमाम पहलुओं पर गौहर चिश्ती से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। आसिफ, बिल्कुल अभिजीत, चूंकि आपने बताया फोन मिलना इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी रहेगा, क्या इस फोन के बारे में भी जो है कोई जानकारी है? फोन गिरफ्तारी से पहले जो है वो गायब कर दिया गया, छिपाया गया, क्या कुछ फोन को लेकर गौहर ने जो है वो एनआईए को कहा है? क्या लोकेशन भी उसकी ट्रेस की जा रही है, जैसा कि उसने फोन को लेकर जो है एनआईए को जानकारी दी हो? अभिजीत, देखिए गौहर चिश्ती से एनआईए पूछताछ नहीं कर रही है। आसिफ, गौहर चिश्ती से अजमेर की दरगाह थाना पुलिस, जो अजमेर पुलिस है, वो तफ्तीश कर रही है। और गौहर चिश्ती ने अपना फोन जो है फरारी के तुरंत बाद जो है वो स्विच ऑफ कर दिया था और कहां उसको छुपाया है वही पड़ताल जो है पुलिस कर रही है। और उसकी पड़ताल करने के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का अभी शुरुआती, क्योंकि कल शाम को ही सीजेएम के आवास पर पेश करके 7 दिन का रिमांड लिया है, तो 7 दिन 22 जुलाई तक का वक्त जो है वो पुलिस के पास है और सिलसिलेवार तरीके से पुलिस जो है इसमें अपनी पूछताछ की कड़ी को आगे बढ़ा रही है। और जो शुरुआती फोकस है पुलिस का वो इसके लोकल नेटवर्क को खंगालने का है कि अजमेर में कितने लोग इसके रेगुलर संपर्क में थे, जहां पर इसकी नियमित उठ बैठ थी, नियमित बोलचाल थी, वो कोकस गैंग जो है उसका कौन सा हुआ करता था जिसके जरिए वो तमाम बातें जो है वो शेयर किया करता था। उनसे संपर्क करने के लिए पुलिस ने जो है उससे न सिर्फ पूछताछ शुरू की है बल्कि साथ ही साथ जो है दरगाह के क्षेत्र में अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया है, क्योंकि 17 जून को जब ये विवादित नारा दिया गया था उसके बाद जब
25 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद से गौहर चिश्ती फरार हुआ था। उसके बाद कई लोग जो हैं वो इसमें फिलहाल जो है अजमेर से बाहर हैं। तो कौन कौन से वो लोग हैं जिनके संपर्क में गौहर चिश्ती रहा था, उन सब लोगों के बारे में जो है पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी, गौहर चिश्ती का कोई परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संबंध हो सकता है दावत इस्लामी या PFI संगठन के साथ, तो उस पहलू पर भी उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक कल शाम को ही रिमांड पर लिया गया है और एक रात ही बीती है, तो ज्यादा कुछ जानकारियां अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इसमें आसिफ, इसमें गौहर चिश्ती से पूछताछ में कई नए बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट, सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। JCC CJI NV रमन्ना करेंगे मीट का उद्घाटन। JCC सीतापुरा में यह उद्घाटन समारोह है जिसमें खुद CJI NV रमन्ना शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें लाइव 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट JCC सीतापुरा में ये उद्घाटन कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पहुंचे। सीधी तस्वीरें JCC से। CJI NV रमन्ना भी यहां पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा के साथ। सचिन, क्या कुछ रहने वाला है आज के इस कार्यक्रम में जब CJI खुद उपस्थित हैं? सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, सवाल हो रहा है। सचिन, क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में? CJI खुद पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये 18वीं जो ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट है जो कि जिसकी मेजबानी इस बार राजस्थान को मिली है और यही वजह है कि जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। अंतिम बार ये 2018 के अंदर आयोजित हुए थे, 18-19, उसके बाद कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार इसकी मेजबानी राजस्थान को मिली है और CJI सहित जो 15 सुप्रीम कोर्ट जज वो आज जयपुर पहुंचे हैं और कुछ देर में ये जो मीट है, 2 दिवसीय मीट है, इसका विधिवत उद्घाटन होगा जो CJI NV रमन्ना और केंद्रीय कानून न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू वो इसका उद्घाटन करेंगे। CM अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आरसी आ गई। मात्र 14 घंटे में 4000 से ज्यादा बार फोटो को रीट्वीट किया गया। उनके फैंस की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ फैंस तो नाराज भी हो गए हैं और उनकी नाराजगी किस हद तक ठीक है यह तो वही जाने। लेकिन कुछ फैंस सुष्मिता को बधाई भी दे रहे हैं, नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वही ट्विटर पर सुष्मिता सेन को बेटर हाफ बनाने वाले ललित मोदी का 1 घंटे बाद एक और ट्वीट आया। इसमें वे सफाई देते नजर आए। जस्ट फॉर क्लियरिटी, नॉट मैरिड, जस्ट डेटिंग ईच अदर, दैट टू इट विल हैपन वन डे। अगर इन तस्वीरों पर थोड़ा गौर करें तो सुष्मिता के उंगलियों में एक रिंग फ्लॉन्ट हो रही है। कुछ इसे एंगेजमेंट रिंग भी कह रहे हैं। वहीं मीडिया में ऐसी चर्चाएं हैं कि मिस यूनिवर्स ने गुपचुप तरह से शादी कर ली है। हालांकि इन बातों में अभी कितनी सच्चाई है यह क्लेरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन फैंस रिंग को देखकर इस तरह के कयास लगा रहे हैं कि उनकी चहेती सुष्मिता ने एंगेजमेंट कर ली है। अगर बात करें सुष्मिता सेन के करियर की तो 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद एक्टिवली फिल्म इंडस्ट्री में कायम हो गई। मॉडलिंग की दुनिया को छोड़कर 1996 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा।
वही उनकी पहली फिल्म दस्तक रही, जिसमें उन्होंने स्टॉकर का किरदार निभाया। वही सुष्मिता ने साल 1999 में डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म बीबी नंबर 1 में अभिनय किया। उनके इस किरदार को लोगों ने खूब सराहा। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद बॉलीवुड में एक से एक फिल्में की और कई अवार्ड अपने नाम किए। वही हाल ही में उनकी वेब सीरीज आर्या आई है। 1975 में एक बंगाली परिवार में जन्मी सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चाओं में रहती हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के लिए वो लगातार जिम की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। उनके फैंस भी उन्हें खूब प्यार देते हैं। अपनी हॉट तस्वीरों और कातिलाना अदाओं को वे इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चाओं में रहती हैं, चाहे वह रिलेशनशिप ही क्यों न हो। वही सबसे ज्यादा चर्चाओं में सुष्मिता सेन तब आई जब उन्होंने 2 बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया। दोनों को सुष्मिता खूब प्यार करती हैं और उनकी हर विश को पूरा करती हैं। वही कई बार उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ जिम करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की।